सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज एक और एपिसोड लेके मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के मून मिशन के बारे में। आप सब ने सुना होगा कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चीन के चांगा 6 मून मिशन की बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को देखें तो वो पूरी कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि मुल्क की ये एक हिस्टोरिक मून लैंडिंग हुई है। कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लें, कोई भी अखबार उठा के देख लें, फिर एक सवाल ज़हन में उठता है कि भाई मिशन पाकिस्तान का है या चीन का है? और आखिरकार पाकिस्तान को एक ऐसे वक़्त में कि मुल्क जब एक मुआशी बदहाली से गुज़र रहा है, एक ऐसे वक़्त में जब $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि पाकिस्तान को ये मिशन इस वक़्त जो है करना पड़ा? इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से वसीम अल्ताफ साहब और रियाज अकरम साहब। आप दोनों का प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू। वसीम साहब, थैंक यू। आपसे शुरू करते हैं। हिंदुस्तान ने चंद्रयान 3 के जो मिशन है वो कामयाब किया, तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता था? कुछ ऐसी ही बातें इस वक्त सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में गर्दिश कर रही हैं कि कुछ खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तो हम कैसे पीछे रह सकते थे जब हिंदुस्तान जो है चांद पर चला गया? कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इस मून मिशन को और कितनी सच्चाई है इसके अंदर? आप कैसे देखते हैं बतौर एक पाकिस्तानी इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट को? देखिए, ये प्राइमरीली तो ये चैंगे 6 ये चाइनीज एक रॉकेट था जो कि खला में भेजा जा रहा था, चांद की जानिब भेजा जा रहा था 3 मई को, और वो चला गया है। तो चाइना ने एशिया पैसिफिक जो स्पेस एजेंसी है उसके थ्रू 2022 में एक ऑफर दी थी कि कोई और मुल्क भी 10 किलोग्राम से नीचे नीचे कोई अपना साथ कोई एक क्यूब सैट छोटा एक सैटेलाइट भेजना चाहे जिसका वजन 10 किलोग्राम से कम हो, वो भेज सकता है। तो स्वीडन ने, फ्रांस ने और इटली ने भी अपने पेलोड्स दिए चाइना को कि आप ये हमारे भिजवा दें। तो इन्होंने सोचा कि हम भी कुछ भिजवा देते हैं ऊपर। तो 6.25 किलोग्राम का इन्होंने एक क्यूब सैट बनाया। ये इस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है इस्लामाबाद में। तो उनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसको तैयार किया। 2 ऑप्टिकल कैमरे उसमें लगाए गए और वो 6.25 किलोग्राम का जो पे लोड था वो थ्रू एशिया पैसिफिक स्पेस एजेंसी के भिजवा दिया चाइना। तो वो स्पेस में चला गया। अब ये आप समझ लें कि कोई ऐसा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट एज सच नहीं है। ये हम्म। काम जो यहाँ पे आईएसटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने किया, ये 2009 में इंडिया के बच्चे भी कर चुके हैं। और वेस्ट में तो बिल्कुल यानी स्कूल लेवल पे ये सारा कुछ स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और इसको अब बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है जी कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ये आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम है, एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट है। और इसको सिर्फ पाकिस्तान ही को नहीं बल्कि पूरी आलम इस्लाम को मनाना चाहिए। तो ये बेसिकली चांद पे गया है। 1 मेगापिक्सल के 2 कैमरे हैं, 1 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। ये जो मेरा मोबाइल है ये 108 मेगापिक्सल की तस्वीर ले सकता है। और दूसरा आप ये देखिए कि जिस स्पीड से वो डेटा ट्रांसमिट करेंगे जमीन में, वो 1 KB है। ये मेरे पास जो इस वक्त इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो 100 MB पर सेकंड है। 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से मुझे डेटा मिल रहा है। ये जो डेटा भेजेगा वो 1 किलोबाइट के हिसाब से भेजेगा जमीन पे।
तो एक बहुत ही समझ लें एक क्रूड किस्म की एक पेलोड है वो, जिसको कि चांद पे भेजा गया है। बहरहाल आप कह लें कि ठीक है, एक अचीवमेंट है इनकी, वो कुछ तस्वीरें वगैरह खींचेगा वहाँ पे, चांद के साउथ पोल पे बर्फ मौजूद है, कुछ उसकी तस्वीरें लेगा, वो ज़मीन की तस्वीरें लेगा। तो एक बहरहाल कह लें एक एक हद तक एक अचीवमेंट है, लेकिन उतनी बड़ी हरगिज़ नहीं है जितना बड़ा उसे प्रेज़ेंट किया जा रहा है, उसे पेश किया जा रहा है। जी। जी अरविंद। ये जो क्यूबसैट है जिसका नाम है आई क्यूब कमर, ये पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और उसके साथ-साथ आपकी जो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन सुपारको जिसे कहते हैं, उसने एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जिसका नाम है शांघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी उसके साथ मिलकर बनाया है। तो इसे इतना बड़ा जो है एक पाकिस्तान के मून मिशन के तौर पे आपका मीडिया क्यों प्रेज़ेंट कर रहा है, जबकि रियलिटी इससे कुछ अलग है। जैसा मैंने पहले अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि दुनिया भर के अंदर ये एक चाइनीज़ मिशन के तौर पे इस पे बात हो रही है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, जो ये कह रहा है कि हमारा मून मिशन है। हालाँकि उस रॉकेट के ऊपर पाकिस्तान का परचम भी नहीं था। रियाज़ साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जी, अरविंद ऐसा है कि ये तो लग रहा था जब इंडिया ने चंद्रयान जो है वो लॉन्च किया था, मून मिशन गया था वहाँ पे, तो उसके बाद लग रहा था कि कुछ न कुछ इस तरफ भी होने वाला है। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये कोई स्पेस सैटेलाइट टाइप चीज़ जो है वो भेज सकें अपने तौर पे। लेकिन वो अचानक पता चला जी कि नहीं, ये तो मून मिशन जा रहा है। जब थोड़ी-सी रिसर्च की तो पता चला कि ये पेलोड है जो चाइनीज़ लेके जा रहे हैं, उस पे पाकिस्तान ने कुछ जो भी था वो सिलसिला। अब इसमें जो पॉइंट मुझे जो जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि अगर तो मंथली साइटिंग ऑफ मून में अगर ये कोई हेल्प कर सकता है हुँ, हुँ। कि वहाँ पे चाँद जो है वो हमें हर माह बता दिया करे कि मैं 29 पे तुलू होऊँगा या 30 पे तुलू होऊँगा, तो फिर तो हमें लगता है कि कोई बेनिफिट पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ हो सकता है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ़ एक शहीदों में नाम लिखवाना है, तो फिर वो तो मतलब वो किसी भी तरीके से लिखवाया जा सकता है। हमारी ये रवायत रही है कि हमने हर छोटी से छोटी मुस्लिम वर्ल्ड में कुछ भी हो, छोटे से छोटा, हम उससे किसी न किसी तरीके से अपने साथ उसको जोड़ने की ज़रूर कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकली भी और आज की डेट में भी। तो मतलब ये हमारी जो है वो एक समझ लें कि रवायत है कि हम ये सारा पाकिस्तान और पाकिस्तानियत और मुस्लिम वर्ल्ड और पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर टेस्ट्स किए तो वो समझे कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड ने वो न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे। कोई मिसाइल टेस्ट होता है तो उसको भी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जोड़ दिया जाता है। अब बाकी मुस्लिम वर्ल्ड कुछ कर रही है या नहीं कर रही जो भी है, लेकिन ये जो है हमारा हमारी हर चीज जो है वो डिफेंस रिलेटेड होती है, तो उसको जोड़ देते हैं हम मुसलमानों की अचीवमेंट के साथ। तो बस वो ये कोई इसमें कुछ ज्यादा कहने के लिए है कुछ नहीं। हुँ, हुँ। अब तो ये है कि उसके को अगर बेनिफिट्स नीचे आना शुरू हुए हमारे तक, तो फिर हम देखेंगे कि ये जो जी। मून मिशन था इसके कोई फ्रूट्स मिले या नहीं मिले। आप ही से एक और सवाल है रियाज़ साहब। फवाद चौधरी साहब ने तकरीबन 5 साल पहले ये अनाउंस किया था, जब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, कि जी एक सिलेक्शन प्रोसेस हम जल्दी शुरू करने वाले हैं और बाय 2022 हम जो हैं स्पेस में पहला पाकिस्तानी उतार देंगे। तो उसका क्या बना? और ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं न कहीं पर ऐसा लगता है कि इंडिया के साथ कम्पीट करने में, ताकि आवाम ये ना कहें कि भाई देखें वो तो चाँद तक पहुँच गए हैं, हम पीछे रह गए। इसलिए आवाम के अंदर ये फेक किस्म की प्राइड जनरेट करने की कोशिश कर रही है, ताकि कहीं न कहीं पे लोग जो हैं, जो ये समझते हैं कि यार ये हम कितने पीछे रह गए हैं, इंडिया कितने आगे चला गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एतबार से ही। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है।
कि जो हमारे मिनिस्टर्स इस किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं, वो यकीन करें कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ बस हँसकर टाल देते हैं उसको, उसकी डिटेल में नहीं जाते। फॉर द रीज़न कि यहाँ पर पिछले 75-76 सालों में इसी किस्म के नारे लगते रहे हैं कि हम एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी यही वो इसी किस्म की नारेबाजी होती रहती है। और खुद जो गवर्नमेंट जो ये अनाउंस कर रही होती है, मसलन फवाद चौधरी साहब से आज अगर कोई पूछे कि वो कहाँ हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर, तो शायद उनको खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ पे। तो ये इस तरह की सारी चीजें जो है ना, हम लोग तो एज अ जोक लेते हैं इसको, मेजोरिटी एज अ जोक ही लेती है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज हैं वो इतनी हार्श और इतनी मतलब तशवीशनाक हैं कि जिनसे हर पाकिस्तानी आगाह है। लेकिन ये जो रेटोरिक्स जो जिस तरह के ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडरशिप ये करती रहती है, वो फिर वो उनकी मर्जी करते रहे। जी। वसीम साहब, इस पाकिस्तान के मून मिशन को नाम नेहाद पाकिस्तान के अवाम किस तरह से ले रहे हैं? क्या वो स्टेट का जो प्रोपेगेंडा है उसे बाय कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सवाल कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि वो फवाद चौधरी ने कहा था कि हम खला में उतार देंगे एक खला नवर्द को, तो वो तो नहीं हो सका। फवाद चौधरी खुद जेल में उतर गए और एक अरसा रहे वहाँ पे, फिर बाहर आए तो उन्होंने अपना किबला जो है वो किसी और तरफ कर लिया। अच्छा, अब बात ये है कि इनिशियली चूंकि लोगों को पता नहीं होता डिटेल्स का, तो वो एक दम से फिर मीडिया उसको उठा देता है। मीडिया पे बड़ी-बड़ी हेडलाइंस आती हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मार्का मार लिया, इस्लामी दुनिया में तहलका, पाकिस्तान ने खला को मुसख्खर कर लिया। इस किस्म की हेडलाइंस आती हैं तो हर बंदा कहते यार क्या हुआ क्या है? तो जब पता चलता है तो फिर पता ये चलता है कि जैसे यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर कोई बंदा गाड़ी लेके जा रहा है अपनी, तो मैं उससे कहूँ यार ये 7 किलोग्राम का ये आटा है, ये गुड़ है, या ये एक मशीन है यार, ये भी ले जाओ, तो वो डिग्गी में रख के उसको ले जाता है। तो ऐसे ही चीनी जा रहे थे चाँद पे, तो हमने कहा यार ये पौने 7 किलोग्राम का एक है कुछ, ये भी साथ ले जाओ। वो उसमें रख दिया गया, ऊपर चला गया। 3 महीने उसकी ज़िंदगी है, 3 महीने के बाद वो उसका कोई अता पता नहीं होगा। वो बहरहाल हमने भिजवा दिया है, लेकिन नारेबाज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा की गई और ये नारेबाज़ी बहुत अरसे से हो रही है। अब लोग ख़ासे स्केप्टिकल हो गए हैं इन चीज़ों के बारे में ना। अब कोई भी चीज़ हो तो लोग ज़रा ज़्यादा उसको तनकीदी नज़र से देखते हैं और उसकी हकीकत जल्दी खुल के सामने आ जाती है। तो ये भी इसी किस्म का एक इवेंट है और इसकी हकीकत मेरा ख़्याल है कि अब वाज़ेह हो चुकी है कि इतनी ज़्यादा नारेबाज़ी की ज़रूरत थी नहीं जितनी की गई। जी। जी अरविंद। वसीम साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल ले लें, माफ़ करें मैं आपको टोक रहा हूँ। जो भी हो, चलें एक चाइनीज़ मिशन पर ही पाकिस्तान ने अपना एक छोटा सैटेलाइट भेजा, मुल्क के लिए फिर भी साइंस के अंदर जो लोग यकीन रखते हैं, उनके लिए बड़ी ये खुशी की बात है। हमारे जैसे लोग जो कि पाकिस्तान को एक ऑप्टिमिज़्म की जो है निगाह से देखते हैं, वो ये कहेंगे चलें यार, जो भी हो इस कौम को साइंटिफिक टेम्पर की बहुत ज़रूरत थी। अगर इसी के ज़रिए ही दुनिया को देखने का नज़रिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मानने का इनका जो व्यू पॉइंट है, उसमें कोई नई तब्दीली आए, तो ये तो एक अच्छी बात है। क्या इसके असरात पड़ सकते हैं जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उनके ऊपर, ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, क्या अब वो ज़्यादा सवाल करना शुरू करेंगे? एक काम जो पाकिस्तान मेरी नज़र में कर सकता है, कम से कम अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये जो एक कन्फ्यूजन है ना, जो मौलवी हज़रात बताते हैं और आज की दुनिया में ये तो बिल्कुल प्रूवन है जी, कि ये दुनिया जो है, ये जो अर्थ है, ये सूरज के चक्कर लगाता है, कम से कम वो वाला तो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं इस वक़्त। क्या कहेंगे? मेरा ख़्याल है कि देखिए, जो भी टेक्नोलॉजी होती है ना वो साइंस का एक प्रोडक्ट होती है।
हम्म। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कोई भी हो, वो आपकी थॉट पे, आपके आपकी जो ओरिएंटेशन है, आपका जो वर्ल्ड व्यू है, उसको इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं करती जितना कि थ्योरी करती है, साइंटिफिक थ्योरी। तो शायद कुछ थोड़ा बहुत इससे फ़र्क पड़े, लेकिन जब तक हम अपनी कौम को एक साइंटिफिक थॉट नहीं देते, साइंटिफिक अप्रोच नहीं देते, हम साइंटिफिकली चीज़ों को एनालाइज़ करने का, क्रिटिकली देखने का एक सलीका नहीं देते, उस वक़्त तक ये बड़ा मुश्किल है कि एक साइंटिफिक एटीट्यूड या साइंटिफिक टेम्पर हमारी सोसाइटी में जगह पकड़ सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा करिकुलम है, उसमें तब्दीलियाँ की जाएँ। जो टेक्स्ट बुक्स हम लिख रहे हैं, कि फ़िज़िक्स की टेक्स्ट बुक्स में भी हमने इस्लाम को दाखिल कर दिया है, और बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में भी, और केमिस्ट्री की किताब भी। तो जब तक हम उसको, देखिए, साइंस एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, मज़हब एक बिल्कुल अलहदा मैदान है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस की बुनियाद शक पे है, तशकीक पे है, मज़हब की बुनियाद अंधे एतकाद पे है, ईमान पे है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अलहदा करना है। आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स अप करेंगे तो मज़हब के साथ भी ज़्यादती होगी और साइंस के साथ भी, और यही हम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं अभी भी। तो ज़रूरी ये है कि हम साइंस की जो थ्योरी है, उसको प्योरली साइंटिफिक लाइंस पे अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हम इंट्रोड्यूस कराएँ। उसमें से जितना भी मज़हबी मवाद है, उसको अलहदा कर दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसका असर होगा हमारी नौजवान नस्ल पे। अगर आप ने बायोलॉजी की किताब में भी आपने इस्लामियात दाखिल कर दी, और फिज़िक्स की किताब में भी, और क्लास रूम्स में अगर उस्ताद जो है हर चीज़ को एक इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाते रहे, तो फिर साइंटिफिक ओरिएंटेशन और साइंटिफिक टेम्पर कहाँ से आएगा? जी अरविंद। जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हिंदुस्तान के अंदर भी सुपरस्टिशन तो है, ऐसा कहना कि जी हमारे मुआशरे में अंधविश्वास जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि वो नहीं है, तो ये बहुत गलत होगा। लेकिन कम से कम हुकूमती सतह पे इतनी कोशिश की जाती है कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर इस तरह का जो एक मज़हबी मवाद है, वो नहीं डाला जाता कि जी, और वो भी ख़ास तौर पे जब वो साइंस के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट हो। तो पाकिस्तान के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वो कम से कम इस वक़्त में जब कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया में ना सही, इस खित्ते में ही सही, तो कम से कम देख ले कि हमारे हमसाये मुल्क में क्या ऐसा हो रहा है कि वो कुछ तो ठीक कर रहे होंगे जो हम नहीं कर रहे, या फिर अब हमें ठीक कर लेना चाहिए। रियाज़ साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के इतने सारे मुआशी वहाँ पे बदहाली है, मसाइल है, ऐसे में एक तबका वो भी है जो ये कहेगा कि आप इस किस्म की ये जो किस्म डीप रूटेड आप ये जो प्राइड डालने की कोशिश कर रहे हैं अवाम के अंदर, उसे एक ऐसे वक़्त में कि जब हम इतने ज़्यादा मुश्किलात के दौर से गुज़र रहे हैं, ये वो वक़्त ठीक नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, इसकी टाइमिंग इस पूरे मिशन की? देखिए, हकीकत तो ये है कि चंद दिन पहले टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की एक फ़हरिस्त आई है, हुँ, हुँ। जिसमें से पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। ऑन ग्राउंड ये है रियलिटी हमारे एजुकेशनल सिस्टम की, कि मतलब 100 में से भी एक यूनिवर्सिटी हम नहीं देख सके कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से। तो मतलब इस किस्म की अगर हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये 24 करोड़ जो इस मुल्क में रहते हैं, यकीन करें कि स्टेट नैरेटिव जो भी होता है, लोग उसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचते हैं। स्टेट अगर ये कह रही है कि मून मिशन, तो लोग हंसकर चैनल तब्दील कर देते हैं कि यार ये क्या, सबको पता है। अब ये चीजें जो है ना, इसका बायर कोई भी नहीं रहा। मतलब पाकिस्तान जैसी सोसाइटी जिसको बहुत से टैबूज जो हैं वो पढ़ाए गए, सिखाए गए, सब कुछ लेकिन उसके बावजूद आज सारे लोग हकायक से वाकिफ हैं कि ये सारा जो भी ये कह रहे हैं। मसलन आप देखें कि हर आए रोज
हमारे इदारे जो हैं वो मिसाइल टेस्ट करते हैं। हमें बताया जाता है जी कि इसकी रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर है, ये 5000 किलोमीटर वाला। तो क्या एक अलग से अपना को मून मिशन भेजना मुश्किल, तो बात तो वही है ना कि रॉकेट में आपने फ्यूल डालना है, फ्यूल की मिकदार ज्यादा कर देंगे आप या थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी बढ़ा, लेकिन वो तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। पाकिस्तान इज सच अ कंट्री कि यहाँ पे इस वक्त मोटरसाइकिल्स की बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब आप सड़कों पे निकल जाएं तो एक अजदहाम होता है मोटरसाइकिल्स का। अभी तक एक भी इंडिजिनस मोटरसाइकिल यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं हो सका। अब जिसके ऊपर भी टाइटल इन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग का लगाया हुआ है, उसका इंजन ये मंगवाते हैं चाइना से, और बॉडी एक को इस तरह बना के तो उसके अंदर वो इंजन फिट करके तो वो पाकिस्तान के टाइटल से यहाँ पे बेच देते हैं। होंडा CD70 की बात कर रहे हैं शायद आप, जी जो जी जी, CD70 टाइप अब आजकल बहुत से ब्रांड से यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि इंजन इसमें चाइना का है, और बाकी भी और भी बहुत सी एक्सेसरीज जो है वो चाइना से ही मंगवा के तो वो असेंबल करके तो ये अपने नाम से उसको। जी। अब बात ये है जी कि जानने 75 वालों को पता चले, आप थोड़ा सा और बताएं, कुछ और चीजें इसमें ऐड कर लें। कितने आपके यहाँ पे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कितनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ताकि अंदाजा हो लोगों को, हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले लोगों को, कि जी पाकिस्तान अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या करता है, जिसके लिए आम आवाम को जो भी सहूलतें होती हैं, गाड़ियां हो, ये ट्रैक्टर हो। सारे ये सब जो हैं, ट्रैक्टर्स हों, कारें हों, जो भी हों, उनके असेंबलिंग यूनिट्स हैं यहाँ पे लगे हुए। मसलन सुजुकी है, उनके लगे हुए हैं, टोयोटा है, उसके लगे हुए हैं, किया वाले भी अब यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। तो बस वो असेंबल करते हैं यहाँ पे, कोई उसमें इनका, और ये अपना उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग अपनी ये बता भी नहीं सकते। ये तो जाहिर है उस ब्रांड को ओन तो नहीं ना कर सकते कि ये हमारा ब्रांड है। हमारा ब्रांड तो वो होगा, अब जैसे आप भारत को देखते हैं हम, तो वहाँ पे टाटा ब्रांड है, सबको पता है कि वो लोकल ब्रांड। इसी तरह और भी होंगे, मुझे ज़्यादा का नहीं पता। तो यहाँ पे अभी तक आप तो बहुत बड़ी-बड़ी मशीनरी की बात कर रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक इंडियन पंजाबी सिख थे, वो यहाँ पे आए हुए थे। तो वो एक पाकिस्तानी मेज़बान था उनका, ज़मींदार, एग्रीकल्चरिस्ट था। उसके साथ वो उसके गाँव चले गए। तो वो अब व्लॉग बना रहे हैं और गाँव में बहुत सी ज़मीन जो है ना खाली पड़ी हुई है। और वो जो पाकिस्तानी मेज़बान है, वो जिस हवेली में रह रहा है, वो सरदार जी पूछते हैं कि यार ये हवेली जो है ये कितना रकबा है इसका? तो वो बड़े फ़ख्र से बताता है कि जी कुल 3 एकड़ में ये मेरी हवेली है। तो वो सरदार जी हँसते भी हैं और कहते हैं कि यार 3 एकड़ में तुमने हवेली बना ली, एकड़ों ज़मीन तुम्हारी खाली पड़ी हुई है, तो हिंदुस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं। वहाँ पे तो ज़मीन 12 महीने किसी न किसी कोई ना कोई क्रॉप जो है हम उससे ले रहे होते हैं। दूसरा वो सरदार जी ने कहा जी कि मैं यहाँ पे देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, वो सारा वही है जो वो ट्रेडिशनल चल रहा है। मतलब ट्रैक्टर, अब इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है कि वो बैल की जगह पे ट्रैक्टर हल चलाता है, और ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अदरवाइज जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उसका अभी तक यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ। नहीं वो हुआ। सरदार जी बता रहे थे कि हमारे पंजाब में टोटली सारी फार्मिंग जो है वो मैकेनाइज्ड है, और सारे का सारा जो भी हम हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं वो सारा लोकल मैन्युफैक्चर्ड है। तो यहाँ पे तो मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात ये है कि यहाँ पे अभी तक हम कोई ऐसी चीज, कोई छोटी से छोटी मशीन अपने टाइटल से नहीं बना सके कि जिस पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हो। तो बातें हम बिल्कुल। करेंगे कि हम जी, जान। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और मैंने पाकिस्तान देखा भी है, तो आपकी इन तमाम बातों को मैं रिलेट कर सकता हूँ।
पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी पीछे है जी हिंदुस्तान से, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब गवर्नमेंट ने ये बात भी कह दी थी कि जी हम व्हीट हमारे पास पहले से सरप्लस में है तो हम प्रोक्योर नहीं कर सकते। तो अब लोगों को औने-पौने दाम पे जी आड़तियों को देनी पड़ रही है। मन के हिसाब से पाकिस्तान में गंदम जो है खरीदी जाती है, 40 किलो का शायद 1 जी, मन बनता है। जी, जी। तो हाँ जी, तो उन 3900 उसका रेट था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम नहीं खरीद सकते, हमारे तो हाथ खड़े हैं। मैं हैरान हूँ कि जब हिंदुस्तान के अंदर फार्मर्स प्रोटेस्ट था, तो पाकिस्तान से लोगों ने बड़ी हिमायत की। तो अब वो लोग पता नहीं कहाँ हैं कि जो अपने यहाँ पे अपने किसानों की भी थोड़ी सुध ले ले और उनके ऊपर भी कोई बात करे। वसीम साहब, आपने रियाज़ साहब की बातें सुनी, इसमें अगर कोई इज़ाफ़ा करना चाहें तो प्लीज़? जी, बिल्कुल इन्होंने सही बताया है कि आप अगर कंपैरिज़न करें पाकिस्तानी पंजाब में फ़ी एकड़ जो यील्ड है उसका इंडियन पंजाब की फ़ी एकड़ यील्ड के साथ, तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। और अब मुझे एग्ज़ैक्ट फ़िगर्स नहीं पता, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट डिफ़रेंस है। पंजाब जो इंडिया में है, उनकी जो फ़ी एकड़ पैदावार है, वो कहीं ज़्यादा है यहाँ के पंजाब के मुकाबले में, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक मैकेनाइज़ेशन है एग्रीकल्चर में, उसके बाद फिर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, पानी की ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद फिर वो हार्वेस्ट को किस तरीके से आपने वो उसकी हार्वेस्टिंग आपने कैसे करनी है, उसकी फिर आगे प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसकी फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, तो हर चीज़ जो है, वो उसमें बहुत आगे जा चुके हैं। हम अभी तक वही प्रिमिटिव जो पुराने तरीके थे, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालाँकि एग्रीकल्चर कंट्री है ये, प्राइमरीली पाकिस्तान जो है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम खुद कफ़ील नहीं हो सके, और आज भी हमें बहुत सी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और यानी लाखों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, और उस पे कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा, बल्कि हकीकत ये है कि अंग्रेज़ ने आके यहाँ पे कैनाल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, और उस कैनाल सिस्टम की इंट्रोडक्शन के बाद फिर ज़मीन जो थी उसने फल देना शुरू किया। उससे पहले तो कुछ हालात थे ही नहीं। लेकिन अब अब आप देख लीजिए कि अब भी बेपनाह ज़मीन बंजर पड़ी हुई है और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बहुत से मसाइल हैं, पानी का मसला है, फिर वही प्रिमिटिव मेथड्स हैं काश्तकारी के। तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है एग्रीकल्चर सेक्टर में। बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें अभी भी हम खुद कफ़ील नहीं हैं, और बहुत सी चीज़ें अभी भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। किट्स आ जाती हैं, उनको असेंबल किया जाता है और कहा ये जाता है कि ये हमारी प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं है। आपकी प्रोडक्ट तब होती है जब उसके जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो आप खुद अपने तौर पे मैन्युफैक्चर कर रहे हों, बना रहे हों। तो बाहर से चीज़ें मँगवा के उनको जोड़ लेना और जोड़ के अपनी मोहर लगा देना, ये तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादती है कि आप कहें कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ऐसा तो नहीं है। जी जी, सही। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर कंपेयर करें हिंदुस्तान से, तो इसके ऊपर एक पूरा तवील प्रोग्राम किया जा सकता है। मगर आज के प्रोग्राम के मौज़ू को देखते हुए मैं आखिर में सम अप इसको इसी तरह से करूँगा कि हमें इसमें कोई शक नहीं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में भी दोनों मुल्कों को आपस में कम्पीट करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कम से कम एग्रीकल्चर के अंदर ही, जहाँ से हमने एक साथ ही शुरू किया सारा अपना सफ़र आज़ादी के बाद, बँटवारे के बाद, उसके अंदर ही देख लेना चाहिए कि ईस्ट और वेस्ट पंजाब के ही क्या हालात हैं। वो बात और है कि जी ज़्यादातर दरिया आपकी तरफ बहते हैं, ज़मीन भी ज़्यादा ज़रख़ेज़ आपकी साइड में ज़्यादा है, रकबा भी आपके पास ज़्यादा बड़ा है, आबादी भी पंजाब की ज़्यादा बड़ी है, उसके बावजूद भी मुट्ठी भर अनाज निकालना जो है उसी ज़मीन से बड़ा मुश्किल हो गया है। और अगर वही कंपैरिज़न करें कि इंडियन पंजाब का जो फार्मर है, उसकी जो यील्ड है, उसका जो आउटपुट है अपने खेत से, उसी के अंदर अगर कोई कंपैरिज़न करे, कोई कॉम्पिटिशन करे, तो शायद हमारे बहुत सारे मसले-मसाइल का हल उसमें से निकल सकता है। हमें चाहिए कि हम अपनी गुर्बत, अपने यहाँ पे बेरोज़गारी
ये कम इल्मी जो है, जहालत है, इन सब को कैसे दूर करें, इसके बारे में सोचें और कोई एक मुश्तरका महाज़ पर हम आपस में जो है एक साथ आकर इन तमाम इश्यूज़ का हल निकालें। बहरहाल आज आप दोनों ने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।